हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं अंतिम दो चैप्टर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के। भाई देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने इसमें से हटा दिए हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो डायग्राम बना दो। बाकी उसके अलावा जितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वो सारे अपन लेके आए। काफी काम के क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये ऐसे चैप्टर हैं जो अंडरडॉग की तरह काम करते हैं, यानी कि दिखने में बहुत छोटे लगते हैं पर काम के बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आने वाला अभी बताता हूँ। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम पहले से पढ़ के जाना, वो जनरली आता ही आता है। इन क्वेश्चंस को देख के तुम आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला सवाल, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई डेटा ऑफ 9 जून 2023 देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ 309 करोड़ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 309 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले गए वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये बीओपी में कहाँ आएगा? देखो, पैसा बाहर गया तो डेबिट में आएगा, और कहां से गया है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो आंसर होना चाहिए डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल था, पैसा गया तो डेबिट और कैपिटल अकाउंट से गया है, तो डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सरप्लस ऑफ बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। बीओपी में सरप्लस है, बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, तो क्या बताता है वो? एक्सेस ऑफ, ठीक है, डी। ऑटोनोमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनोमस पेमेंट। देखो सीधी सी बात है, बीओपी, पूरे बीओपी में सरप्लस है ना, तो बीओपी में सरप्लस दो प्रकार से आइटम होते हैं, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस जो अपनी इच्छा से किए हुए, अकोमोडेटिंग जो मजबूरी में किए हुए। तो सरप्लस तो भैया इच्छा से ही हो रहा है फिर, ठीक है, मजबूरी में तो बैलेंस बिठाया जाता है। तो यहां पर सरप्लस होने का मतलब है कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में पैसा बना है, तो ऑटोनोमस रिसिप्ट जो है वो ज्यादा होंगी ऑटोनोमस पेमेंट से। डी होना चाहिए भाई, डी है, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। तीसरा सवाल, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 रुपए। फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव, 500 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनपुट या पैसा जाना और आने में 500 रुपए का डिफरेंस। सिंपल भाषा में बोले तो एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 500 रुपए। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 1200 रुपए, ले लो। और ट्रांसफर पेमेंट का तो कोई काम ही नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बीओटी में तो काम नहीं आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट, तो बस सिंपल है, तो ये लो इंपोर्ट, ये इधर गया 700 रुपए इनपुट। ट्रांसफर पेमेंट आपके यूनिलेटरल में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, बीओटी में नहीं आता ट्रांसफर पेमेंट, है ना, तो 700 होना चाहिए आंसर, सी 700। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट वन ऑफ द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इनमें से कौन सा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मेरिट नहीं है? फिक्स मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तो स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड में स्टेबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर ओवर वैल्यूएशन, ये नहीं होता। फिक्स्ड है ना, तो अंडर ओवर वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन फिक्स रहेगा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, प्रिवेंट स्पेक्यूलेशन, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बिकम कन्वीनियंट, ये भी सही है। जब फिक्स रहेंगी सारी की सारी चीजें तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा, स्पेक्यूलेशन भी बचेगा और स्टेबिलिटी भी रहेगी। और ये जो चौथा मतलब बी पार्ट इन्होंने बोला है अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन, ये नहीं होगा। इससे बचने के लिए ही स्टेबिलिटी लाने के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाया गया था, ठीक है। पांचवा सवाल, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब स्टॉक का पैसा बाहर जा रहा है, क्या सिंपल भाषा में बोले, या तो हमारे आदमी ने बाहर इन्वेस्ट किया है या फिर वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बाहर पैसा ले गए हैं। तो इंडियन सेंडिंग रेमिटेंस फ्रॉम इंग्लैंड, नहीं नहीं पैसा आएगा इससे तो। और इन्वेस्टिंग इन एसेट ओवर, हाँ हाँ अब्रॉड बाय इंडियन से, सही है। अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर, तो इससे तो पैसा आता है, लेके चली जाए तो बात अलग है। एक्सपोर्ट, इससे पैसा आता है, ये तीनों से तो पैसा आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, इन्वेस्टिंग इन एसेट अब्रॉड बाय इंडियन, इंडियंस ने बाहर किसी एसेट में पैसा डाल दिया है, ठीक है। एसेट मतलब मशीन वगैरह नहीं मानेंगे, वो कैपिटल एसेट ही होंगे।
छठा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। बड़ा सिंपल सवाल है, फिक्स और फ्लेक्सिबल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो फिक्स का मतलब आपको पता ही है, वही पैगिंग इसमें बताना, पैगिंग क्या होता है, एंड पैरिटी वैल्यू, इन दो चीजों को बताएंगे जहां पर करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, फिक्स रहती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में जहां पर फ्री फ्लो फ्लक्चुएट होती है और डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है सब चीजों को, इसके अंदर डिमांड और सप्लाई फॉर मार्केट फोर्सेज जो है फ्लक्चुएट करते हैं, वही सेम चीज। सातवां, accommodating transaction are undertaken to maintain the stability in BOP, justify या कमेंट करना, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अकोमोडेटिंग आइटम जो होते हैं वो बीओपी में बैलेंस मेंटेन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, वापस रिपीट कर देता हूं। एक होता है तुम्हारा ऑटोनोमस, एक होता है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस का मतलब होता है इच्छा से किए हुए, तो आपने इच्छा से एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा, उससे डेफिसिट आ जाता है, कमी आ जाती है कभी कभी, तो उस कमी को मेंटेन करने के लिए हम अकोमोडेटिंग आइटम करते हैं, यानी कि एक तरीके से लोन लेने का काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो आइटम है ये मेंटेन स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ स्टेबिलिटी रखने के लिए किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर डन या हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द बीओपी, क्योंकि ऑटोनोमस से जितना डेफिसिट हो रहा है उसको सुधारते हैं। देखो, अकोमोडेट ट्रांजेक्शन आर कॉमनली अंडरटेक टू मेंटेन स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अकोमोडेट ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव, इसमें कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता, जो पुराना डेफिसिट है उसको सुधारा जाता है। दीज ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय द नेट रिजल्ट ऑफ ऑटोनोमस, मतलब ऑटोनोमस में जो नेट रिजल्ट आया, मतलब उससे नुकसान या फायदा हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द नेशन, डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट होता है, हाँ होता है, ये तो अपन ने किताब में भी दिया है। एक मिनट रुको, निकालने दो मेरे को, ये तो अपनी खुद की किताब में दिया है ना अपन ने, हाँ ये दिया है मैंने, अरे पूरा प्रॉपर यही चीज की एक्सप्लेनेशन दी। रुको, कहाँ गया, पेज नंबर 101, 101, ये देखो ये रहा, डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, और करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ अगले ही पेज पे इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट, सेम 2024 में आता है सवाल। ठीक है, कि करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट होता है, कैसे होता है, बड़ा सिंपल है, समझो इसको। मान लीजिए $1 इक्वल टू 82 रुपीज है, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो $1 इक्वल टू 84 हो गया। तो जो व्यक्ति पहले $1 लेके आ रहा था और भारत से 82 रुपीज का सामान खरीद रहा था, वही व्यक्ति वही सेम डॉलर लेके आएगा, पर अब ₹2 का एक्स्ट्रा सामान उसको खरीदने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा खरीदेगा। तो फॉरेनर जो है वो ज्यादा सामान खरीदेगा, क्योंकि सेम अमाउंट में उसको ज्यादा सामान खरीदने को मिल रहा है। तो यहां पर बिल्कुल सही बात है, उसके लिए गुड्स चीप हो जाएंगे तो वो और सामान खरीदेगा, मतलब करेंसी के डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब ये सरकार करती है उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, है ना, हमारे जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी किया था एक। स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम विद द हेल्प ऑफ बीओपी। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी समझा दिया है, मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली आए हैं, 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लगातार आते हैं ये वाला सवाल, क्योंकि बीओपी में ज्यादा कुछ है नहीं, एमसीक्यू में आ जाएगा तुम्हारा, किस साइड आ जाएगा, और ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में पूछ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग को समझाना है। तो ऑटोनोमस जो अपनी इच्छा से किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले लो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मर्चेंडाइज, कोई भी सामान मंगाया, और अकोमोडेटिंग मतलब लोन लेना, ठीक है, ताकि हम कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर सके। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, मतलब बीओपी की किस अवस्था में वो नहीं देखा जाता, ये सिर्फ किए जाते हैं। दे आर जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम इकोनॉमिक मोटिव, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ गुड या इंपोर्ट ऑफ गुड। जबकि अकोमोडेट ट्रांजैक्शन वो है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा ही किए जाते हैं, ताकि बीओपी में जो है सरप्लस या डेफिसिट बना पाए। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट टू इकोनॉमिक मोटिव होते हैं, यानी किसी प्रकार के इकोनॉमिक मोटिव से नहीं किए जा रहे हैं, ये बस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कंडीशन को सुधारा जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू कवर द डेफिसिट इन बीओपी। 10वां, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ द कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट।
अच्छा सवाल है। हाँ भैया बताओ। डिफेंड और रिफ्यूट करना है आपको, डिफेंड करना है या उसको अपोज करना है, क्या करोगे बोलो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेंगे कि अगर हमारे को करंट अकाउंट में डेफिसिट है, करंट अकाउंट में डेफिसिट है होने का मतलब क्या है, करंट अकाउंट के अंदर मनी आउट ज्यादा हुई है और मनी इन कम हुई है, तो ये माना जाएगा कि ये डेफिसिट जो है वो ट्रेड की वजह से है। क्या ये बात हर बार सही है? तो मेरा जवाब होगा नहीं है भैया, क्योंकि देखो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, और तीसरा यूनिलेटरल आइटम्स यानी कि गिफ्ट वगैरह। तो ये हो सकता है ना कि भाई ये तो ओके हो, ये तो हो सकता है कि बीओटी में मान लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है, डेफिसिट इनविजिबल आइटम की वजह से है या डेफिसिट यूनिलेटरल, दोनों में से कंडीशन हो सकती है। तो दिस इज रॉन्ग। The given statement is refuted. The current account deficit is a broader concept, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल तीनों आते हैं, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर विजिबल में कोई डिफरेंस हो, इनविजिबल में हो या यूनिलेटरल में। तो ये कंडीशन तीनों वजह से आ सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से ही ये वाली आए, यानी कि सिर्फ बीओटी की वजह से ही गड़बड़ हो, ठीक है। देन विद नेगेटिव बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर आल्सो हम करंट अकाउंट डेफिसिट देख सकते हैं, सही बात है, ठीक है, अच्छा है। इवन इफ द कंट्री है ट्रेड सरप्लस, भले कंट्री में ट्रेड का सरप्लस है तो भी डेफिसिट दिखता है। द बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, डिफेंड और रिफ्यूट। बीओपी जो होता है वो हमेशा बैलेंस करना होता है, ये मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने वन शॉट करी थी, नहीं देखी तो जाके देख लेना कि बीओपी जो होता है उसको हमेशा बैलेंस ही किया जाता है, क्योंकि बीओपी जो है वो फंडामेंटल रूल पे बनाया हुआ है। वो फंडामेंटल रूल है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या है? डबल एंट्री पे है। डबल एंट्री मतलब जितना आउट जाएगा उतना ही इन लाना पड़ेगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कुछ भी हो जाए हमें बीओपी को बैलेंस करना ही पड़ता है। अगर नुकसान भी हो रहा है तो लोन लेके उसको सुधारिए, पर इट शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। देख लीजिए कौन करता है ये, मॉनेटरी अथॉरिटी फिर करके सुधार देती है। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक नंबर का सवाल था पर इसने पूरा लोगों का दिमाग घुमा दिया था। दो टर्म्स यहां पे लिखी हुई हैं, डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, और दूसरी है डोमेस्टिक डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना है, 2 नंबर में सवाल आ सकता है। हाँ भाई, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है सर। देखो, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को बोलो, इसको अलग करो। डिमांड फॉर किसकी मांग है? डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी भारत के अंदर जो बना है उसकी डिमांड, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो सामान बनाया है इंडिया की कंपनी ने, उसकी डिमांड। जबकि डोमेस्टिक डिमांड, इसको अलग करो, ऑफ गुड्स एंड सर्विस से, यानी कि भारत के लोगों की डिमांड, के लोगों की डिमांड। अब भारत के लोग तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है वो डोमेस्टिक गुड मांग रहे हो या फिर फॉरेन गुड मांग रहे हो, दोनों में से कुछ भी मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इंडियन हूं, मैं तो हूं इंडियन, ठीक है, और मुझे चाहिए एप्पल का कोई प्रोडक्ट, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। क्यों? डोमेस्टिक डिमांड में यही का आदमी हूं भैया, मैं यही का आदमी डिमांड कर रहा है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। हो सकता है वो यहाँ के चीज की या फिर बाहर की चीज की, तो मैं बाहर की चीज की कर रहा हूँ। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब भैया मैं डिमांड कर रहा हूँ किसकी? टाटा की किसी गाड़ी की। तो ये क्या हुआ? डिमांड कर रहा हूं डोमेस्टिक गुड की, यानी कि भारत के बने हुए सामान की। अच्छा सवाल है, काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखो इसका आंसर।
द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है भाई, डोमेस्टिक गुड की डिमांड मैं भी ही कर सकता हूँ, दुनिया का कोई आदमी कर सकता है, जबकि डोमेस्टिक डिमांड मतलब भारत के ही लोग, और भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं या तो इंडियन गुड की या फिर फॉरेन गुड की। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। बहुत इजी सवाल, सिंपल सवाल। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट में डेफिसिट आना मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। इसके तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जिसमें तीन पार्ट आते हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। ठीक है, इन तीनों को अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो तीनों को एक्सप्लेन कर देना, छोटा है तो छोटा सा बता देना। देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ओवर रिसिप्ट। ठीक है, तो डेफिसिट है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, जबकि सरप्लस में अपोजिट आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा का पूरा मैक्रो यहां पर हो जाता है समाप्त। अब बात करेंगे अपन लोग इंडियन इकोनॉमी की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।